नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो खास हम अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। इस शो के जरिए हम महिलाओं को निवेश की सही रणनीति बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन, सभी हमारे इस खास शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस ले सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। हेलो दीपाली। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं या फिर मौजूदा निवेश कैसा है इस पर एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो आप SMS या फिर ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। SMS करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर डॉक्टर सुषमा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत सुषमा जी आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरा प्रश्न दिया। जी बिल्कुल, यही काम है हमारा कि हम इस शो के जरिए सभी महिलाओं के सवाल लेते हैं, उनकी सभी मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं निवेश से, अगर वो सवाल जुड़ा है तो। पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने बिरला सन लाइफ ये सरल हेल्थ प्लान लिया था जी, और 2 साल पहले, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि मेरे को इनकम टैक्स का बेनिफिट चाहिए था, प्लस मुझे ये हेल्थ बेनिफिट्स, मतलब ये जो टैक्स का बेनिफिट चाहिए था। तो ये मेरे कॉलेज में तो मैं पढ़ा रही थी, अब तो मैं रिटायर हो गई, तो उन्होंने कहा था आप ओनर बन जाइए। हेलो, तो उन्होंने कहा था आप ओनर बन जाइए और आपका बेटा इंश्योर्ड बन जाएगा, तो आपको सारे मेडिकल बेनिफिट आपको भी मिलेंगे और आपके बेटे को भी मिलेंगे और उनकी जब मैरिज होगी उसके फैमिली को भी मिलेंगे। लेकिन जब अभी मैंने उनको एक मेडिकल बिल दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको बेटे को ही मिलेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का ऑलरेडी हेल्थ प्लान है ऑफिस की तरफ से, तो क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ? और दूसरा प्रश्न ये है कि यदि मैं क्या दूसरी पॉलिसी में उसको शिफ्ट कर सकती हूँ किसी और पॉलिसी में? जी सुषमा जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी अब 60 है जी। जयंत जी, सुषमा जी का आपने सवाल सुना, हेल्थ प्लान से जुड़ा इनका क्वेश्चन है, क्या सलाह होगी आपकी? सुषमा जी, आपका सवाल सुन के मुझे लग रहा है कि एक क्लियर कट मिस सेलिंग का केस है। आपके एजेंट ने आपको गुमराह किया है कि आप ये पॉलिसी के तहत कवर्ड हो सकती हो, क्योंकि ये एक हेल्थ यूलिप है। तो ये सही है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स तो मिले होंगे ATC और ATD के तहत, लेकिन ये पॉलिसी में क्लियरली लिखा है कि एनीबडी ओवर द एज ऑफ 50 इयर्स विल नॉट बी कवर्ड। तो अगर आपकी उम्र अभी 60 है तो यू वुड हैव बीन अराउंड 57 or 58 व्हेन यू टुक दिस पॉलिसी। So actually the company itself should not have accepted this accepted you as a policy holder. तो ये मुझे मालूम नहीं कि कंपनी ने कैसे आपको एक्सेप्ट किया है, लेकिन इट इज एटलीस्ट एजेंट शुड हैव नोन दिस बिफोर हैंड जी। तो आई सजेस्ट टू टेक दिस अप विद IRDA। पहले कंपनी के साथ यू टेक अप द मैटर, एंड अगर कुछ बात नहीं बनी तो आप IRDA के यहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हो, एंड यू शुड आस्क फॉर अ फुल रिफंड ऑफ द प्रीमियम फॉर 2 years जी। अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हो, एक तो आप ये अच्छा है कि आप ऑलरेडी आपके बेटे के पॉलिसी के तहत आप कवर्ड हो जी। अगर आपको एक स्टैंड अलोन पॉलिसी लेनी है, क्योंकि आप अभी 60 के ऊपर है और अभी फ्रॉम दिस ईयर ऑल सिटीजन अबाउ द एज ऑफ 60 आर डीम्ड एज सीनियर सिटीजन्स जी। तो ऐसे कई इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनीज हैं जो सीनियर सिटीजन पॉलिसीज इशू करते हैं जी। 2 जो अच्छे कंपनीज हैं, एक है स्टार हेल्थ और दूसरा अपोलो म्यूनिक जी। इन दोनों के पॉलिसीज को अगर आप परखे और अगर आपको ये पॉलिसी अच्छे लगे तो आप इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हो। सो देन अगेन इफ योर सन ऑल्सो चेंजेस हिज जॉब, देन यू विल स्टिल बी कवर्ड अंडर योर ओन पॉलिसी जी। बिल्कुल, यानी सुषमा जी, जिस तरह से जयंत जी ने आपको बताया कि इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब आप प्लान ले रहे हैं उसको ढंग से पढ़ना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से रीड करने चाहिए। मौजूदा सिनेरियो में जिस तरह से जयंत जी ने आपको यही सजेस्ट किया है कि क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके बेटे को जो ऑफिस से हेल्थ प्लान मिला है उसमें आप कवर्ड हैं, तो आपको किसी नए प्लान की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको स्टैंड अलोन पॉलिसी अपने लिए खरीदना चाहती हैं तो स्पेशलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है, जिस तरह से अपोलो म्यूनिक, स्टार हेल्थ, आप यहाँ से प्लान खरीद सकती हैं। 60 ईयर्स या फिर उससे अबव एज होने पर आप सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान स्पेसिफिकली जो आते हैं उन्हें अप्रोच कर सकती है, वहां निवेश कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर सुजिता अग्रवाल गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सुजिता जी आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। हेलो, सवाल पूछिए अपना। गोल्ड में निवेश अभी कर सकते हैं क्या? जी
जैन जी से जान लेते हैं। जैन जी, जानना चाहते हैं कि मौजूदा स्तर पर क्या सोने में निवेश करना ठीक रहेगा? अगर हाँ, तो क्या कुछ विकल्प मौजूद है? कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा इनके लिए? सुजीता, क्योंकि सोने ने लास्ट 10 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, इसके लिए आज लोग काफी उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। महिलाओं को वैसे भी आकर्षण है ही, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल निवेश के एंगल से अभी गोल्ड लेना चाहते हैं। अगर आपको केवल निवेश के एंगल से लेना है तो 2-3 अच्छे विकल्प हैं। एक है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग अकाउंट है कोई स्टॉक ब्रोकर के साथ, तो आप वही अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो गोल्ड ETFs खरीदने के लिए। और आप मिनिमम 1 ग्राम के यूनिट्स होते हैं। और 2-3 जो अच्छे गोल्ड ETFs है वो है गोल्डमैन सैक्स गोल्ड बीज, कोटक गोल्ड ETF और रिलायंस गोल्ड ETF। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए गोल्ड में निवेश कर सकते हो, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल रिलायंस गोल्ड म्यूचुअल फंड और कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड, 2 ऐसे फंड्स हैं। जब आप उनमें निवेश करते हो तो ये सभी कंपनीज अपने ही गोल्ड ETFs में आपका पैसा निवेश करते हैं। सो यू डोंट हैव टू हैव अ सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दैट। एक तीसरा विकल्प है ई गोल्ड, जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज करके एक नया एक्सचेंज खुला है लास्ट 2 साल से। तो दे आर ऑफरिंग दिस थिंग नोन एज ई गोल्ड। इसमें एक एडवांटेज है कि आपका जब 8 ग्राम्स का मिनिमम होल्डिंग हो, उसके बाद आप फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो जी। लेकिन अभी मोतीलाल ओसवाल ने एक नया ETF लॉन्च किया है 2 महीने पहले, जिससे आपको यही बेनिफिट नॉर्मल ETF से भी मिल सकता है जी। आपका सवाल ये आपने पूछा है कि एट दिस पॉइंट इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड? बिल्कुल। आई डोंट रियली हैव अ व्यू, बिकॉज गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 1-2 साल अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं हो। बट व्हाट आई सजेस्ट कि एवरी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड होना चाहिए। तो अराउंड 5 to 10% इट इज ओके टू होल्ड इट, बट यू शुड हैव रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। से अराउंड 8 to 10% पर एनम रिटर्न इज गुड आई थिंक फॉर गोल्ड। जी बिल्कुल। यानी सुजीता जी, वैसे भी हमेशा कहा जाता है कि सोने में निवेश करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का 15 to 20% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। रही बात कि कहां कहां आप निवेश कर सकती हैं, तो काफी सारे विकल्प मौजूद हैं। आप ई गोल्ड में कर सकती हैं, गोल्ड ETFs में कर सकते हैं, गोल्ड फंड्स भी कर सकती हैं, या फिर आप फिजिकल गोल्ड में भी निवेश कर सकती हैं। लेकिन जैन जी के व्यू में गोल्ड ETF में निवेश करना सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो, अगर नहीं है तो आप गोल्ड फंड्स में भी निवेश कर सकती हैं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। और कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करने से पहले आपको इस शो से जुड़ने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहती हैं, तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर अपराजिता शर्मा जयपुर ओडिशा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है अपराजिता आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। लगता है अपराजिता जी से संपर्क टूट गया है। इनका सवाल जैन जी मैं आपको बता देती हूँ। 12 साल बाद अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए करीब 25 लाख रुपए एक्यूमुलेट करना चाहती हैं। यानी जो इनका होराइजन है, टाइम होराइजन, वो करीब 12 साल का है। टारगेट इनका 25 लाख का है। जानना चाहती हैं अगर ये DSPBR टॉप 100 जो म्यूचुअल फंड है उसमें अगर ये 10,000 रुपए पर मंथ 12 साल तक निवेश करती हैं तो क्या अपने इस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगी या नहीं? क्या सलाह होगी आपकी? अपराजिता, ये आपका फंड सिलेक्शन अच्छा है क्योंकि DSP टॉप 100 एक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स है एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एटलीस्ट 1 or 2 लार्ज कैप फंड्स इन अ पोर्टफोलियो। लेकिन मैंने ये देखा कि आपके पोर्टफोलियो में एक ही फंड है, तो जस्ट टू डाइवर्सिफाई अ बिट, अगर आप ये 10,000 into 1 फंड के अलावा 5,000 2 अलग अलग फंड्स में डालें तो थोड़ा आपका रिस्क कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप DSP टॉप 100 में 10,000 अभी जो निवेश कर रहे हो, इफ यू रिड्यूस इट टू 5,000 एंड इन्वेस्ट अनदर 5,000 इन HDFC equity fund, which is a large to mid cap fund, and then your risk could be reduced slightly.
अगर आपको 12 साल में 25 लाख कमाने हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि यू टू अर्न ओनली एट अराउंड 9% पर एनम. बोथ दीज फंड्स DSP Top 100 एंड HDFC Equity हैव गिवन रिटर्न्स ऑफ अराउंड 15% पर एनम ओवर द लास्ट 10 years. तो इन केस वी अज्यूम दैट कंटिन्यूज और इवन इफ देयर इज अ स्लाइट रिडक्शन इन परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा है कि आप अपना लक्ष्य अचीव कर सकते हो. ओनली थिंग यू कुड रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर और सो. जी बिल्कुल. यानी अपराजिता जो DSPBR Top 100 फंड आपने सिलेक्ट किया है, काफी अच्छा फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है. इसमें आप अगर निवेश करती हैं तो आसानी से अपना लक्ष्य अचीव कर सकती है. महज अगर 9% रिटर्न भी आप कमाती हैं सालाना, तो 12 साल में आप 25 लाख रुपए कमा पाएंगे. हालांकि इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इसने इजीली 12, 13, 14% तक के रिटर्न्स पास्ट में दिए हैं. लेकिन सलाह यह है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप जो 10,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही फंड में ना करें, बल्कि 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें. 5,000 रुपए आप HDFC इक्विटी में निवेश करें और बकाया 5,000 आप DSPBR Top 100 में करें. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपका नजरिया 12 साल का है, इसलिए हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, चेक करें कि आपके फंड की परफॉर्मेंस किस तरह की है. आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर नीतू नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है नीतू आपका मनी मैटर्स में. सवाल पूछिए अपना. मेरा क्वेश्चन है कि 2009 में मैंने एक LIC मार्केट प्लस पॉलिसी खरीदी थी जी. और इस पॉलिसी में मैंने 50,000 सिंगल प्रीमियम दे भी दिया है जी. और अब मैंने चेक किया तो इस पॉलिसी की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है. तो इस पॉलिसी को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या इससे क्विट कर लेना चाहिए, सजेस्ट कीजिए. जी बिल्कुल. जयंत जी, नीतू ने 2009 में LIC मार्केट प्लस पॉलिसी खरीदी थी, 50,000 रुपए का सिंगल प्रीमियम पे किया था और अब क्योंकि मार्केट्स गिरे हैं, मार्केट में फॉल देखने को मिला है, उसके चलते पॉलिसी की परफॉर्मेंस पर भी असर हुआ है. इनकी जो फंड वैल्यू है वो काफी गिर गई है. अब ऐसे में जानना चाहती है कि क्या करें, क्या कहेंगे? नीतू, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रीमियम भर दिया है, सो देयर इज नो नीड टू सरेंडर द पॉलिसी राइट नाउ, क्योंकि वैसे भी आपको आगे के प्रीमियम भरने नहीं है. ये LIC मार्केट प्लस है, एक यूनिट लिंक्ड डेफर्ड पेंशन प्लान है. इसमें 4 अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, रेंजिंग फ्रॉम 100% डेट टू अराउंड 90% इक्विटी. मुझे लग रहा है कि आपने इक्विटी ऑप्शन चूज किया है क्योंकि यू हैव सफर्ड अ लॉस. जी. What you could do now is to just remain invested in the policy. इसमें 2 रीजन हो सकते हैं आपके फंड वैल्यू कम होने के. एक तो बिकॉज द स्टॉक मार्केट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न्स ओवर द लास्ट 3 years. सेकेंड इज कि हर एक यूलिप में पहले 3 से 5 साल तक जो भी खर्चे या एक्सपेंसेस हैं वो कटते हैं. लार्ज मेजोरिटी इज कट इन द फर्स्ट 5 years एंड देन वेरी स्मॉल अमाउंट इज कट ओवर द रिमेनिंग पीरियड. तो ऑलरेडी आपके 3 साल हो चुके हैं, तो आपके काफी एक्सपेंसेस ऑलरेडी आपने इसमें भर चुके हो. सो नाउ इफ यू स्टॉप इट, यू हैव ऑलरेडी बोर्न द एक्सपेंसेस बट यू वोंट गेट द बेनिफिट. जी. सो मुझे लग रहा है कि आप इसमें टिके रहे और जो भी मैच्योरिटी टाइम है उसमें निवेशित रहे. लेकिन पेंशन प्लान्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि निवेशित होने के बाद भी जब भी पॉलिसी मैच्योर होती है आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा. आपको जो भी अमाउंट है उसका केवल 1/3 हिस्सा आप विड्रॉ कर सकते हो और बाकी 67% ऑटोमेटिक एक मंथली इनकम में कन्वर्ट होगा. जी. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अ पेंशन प्लान. बट क्योंकि आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हो, मुझे लग रहा है कि आपको निवेशित रहना चाहिए. जी बिल्कुल. यानी नीतू, यहाँ पर आपको टिल मैच्योरिटी बने रहना चाहिए क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, ऑलरेडी आपको फर्दर प्रीमियम्स पे नहीं करने हैं. जो भी चार्जेस हैं वो इस तरह की पॉलिसीज में इनिशियल ईयर्स में ही डिडक्ट हो जाते हैं. तो ऐसे में आपको यहाँ से विड्रॉ नहीं करना चाहिए बल्कि टिल मैच्योरिटी ही बने रहना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर रूमा नासिक से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है रूमा आपका मनी मैटर्स में. क्या है आपका सवाल? जी, मैं पूछना चाहती थी कि मैं पिछले 1 साल से 2,000 रुपए HDFC Top 200 में, जी, 2,000 रुपए DSP Top 100 में जी, और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 2,000 रुपए निवेश कर रही हूँ. जी. तो मुझे अगले 10 से 12 साल तक इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है और ये मेरी सही इन्वेस्टमेंट है क्या? जी बिल्कुल. जान लेते हैं जैन जी से. जैन जी, 3 फंड्स हैं इनके पास, नाम इन्होंने बताया. टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 6,000 रुपए पर मंथ का है म्यूचुअल फंड्स में. होराइजन 10 to 12 ईयर्स का है. सबसे पहला सवाल कि पोर्टफोलियो कैसा है और दूसरा ये कितनी रकम ये एक्यूमुलेट कर सकती है अपने इस पोर्टफोलियो से आफ्टर 10 ईयर्स. रूमा, मुझे लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो फंड सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें तीनों फंड्स हाईली रेटेड फंड्स हैं और उसके ऊपर आपने एक अच्छा बैलेंस भी इसमें आपने रखा है. क्योंकि वन इज द लार्ज कैप फंड DSP Top 100, HDFC Top 200 एक लार्ज टू मिड कैप फंड है और IDFC प्रीमियर इक्विटी इज अ प्योर मिड कैप फंड. सो द सिलेक्शन इज गुड एंड द बैलेंस इज ऑल्सो गुड.
यूजुअली जब मैं एस्टिमेट करता हूँ रिटर्न्स, आई टेक एन एवरेज रिटर्न ऑफ 11% पर एनम। तो अगर आप नेक्स्ट 10 साल तक एवरेज 11% रिटर्न कमाए तो आप अराउंड 13.5 लाख आप एक्यूमुलेट कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो से जी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर, बिकॉज गुड फंड्स कैन टर्न बैड इफ यू डोंट कीप एन आई ऑन देम। बिल्कुल, यानी रूमर जो आपका पोर्टफोलियो है काफी अच्छा है, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर है, तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के फंड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शामिल है, यानी कोई बदलाव की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रूप में मॉनिटर करना चाहिए। रही बात कितना रकम आप कमा लेंगे, तो अगर हम एक रिटर्न मान के चले गए, आपको 11.5 करीब 11% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो अगले 10 साल में आप करीब 13.5 लाख रुपए कमा सकती हैं। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ और कॉलर्स को अपने शो के साथ जोड़ेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए तैयार किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप भी जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आपका मौजूदा निवेश कैसा है, या फिर आप अपने निवेश की शुरुआत करना चाहती हैं, हाउसवाइफ है, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को अच्छे रिटर्न्स में कन्वर्ट करना चाहती हैं, तो आप एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर हमारे साथ हैं संगीता। अगली ईमेल है इनफैक्ट जैन जी हमारे पास, संगीता का गुड़गांव से। इनकम टैक्स रिलेटेड इनका सवाल है कि हाउसवाइफ हैं और इनके हस्बैंड ने इनको एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, यानी एक प्लॉट था जो इनके हस्बैंड के नाम पे था, उस पर जो कंस्ट्रक्शन के बाद इन्होंने घर बनाया, उस घर को इनके हस्बैंड ने इनको गिफ्ट किया है। सबसे पहला सवाल इनका यही है कि क्योंकि इनके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी गिफ्ट की है तो इस पर क्या कोई गिफ्ट टैक्स लगेगा। दूसरा सवाल, अगर इस प्रॉपर्टी को ये रेंट पर देती हैं तो रेंट इनकम जो होगी वो किसकी आमदनी में गिनी जाएगी, हस्बैंड की या वाइफ पे, और उस पर टैक्स देनदारी किसकी होगी, क्या कहेंगे? संगीता, एक्चुअली यू आर लकी दैट देयर इज नो गिफ्ट टैक्स दैट विल बी लेविड। पहले के टाइम में ऐसे होता था कि जब हम लोग ऐसे कोई गिफ्ट करते थे तो गिफ्ट टैक्स लागू होता था, लेकिन वो लास्ट 8-10 साल से वो नहीं है जी। लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट काफ़ी बड़े वैल्यू का है, मुझे लग रहा है कि अगर आप एक गिफ्ट डीड करके बनाए और उसको रजिस्टर करें तो इट विल लुक बेटर। अदरवाइज इनकम टैक्स पीपल कैन आस्क व्हाई दिस वाज गिफ्टेड विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली इवन इफ द हाउस इज गिफ्टेड टू यू, क्योंकि आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि आप हाउसवाइफ हो, तो अगर आप कोई रेंट कमाए इस पे तो ये इनकम ऐसे माना जाएगा कि आपके हस्बैंड का है, क्योंकि हस्बैंड ने आपको ये हाउस गिफ्ट किया और फिर आपने रेंट किया जी। सो दिस इनकम विल बी क्लब्ड, इसको क्लबिंग कहते हैं, तो दिस इनकम विल बी क्लब्ड विद हिज इनकम, सो यू विल नॉट रियली गेट एनी टैक्स बेनिफिट आउट ऑफ दिस। जी बिल्कुल, यानी संगीता यहाँ पर अगर आपके हस्बैंड जिस तरह से आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, कोई गिफ्ट टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी आपके हस्बैंड की आमदनी से ही खरीदी हुई, जिस तरह से आपने बताया प्लॉट आपके हस्बैंड के नाम पर ही था, तो ऐसे में जो भी किराए से जो भी आय होगी वो आपके हस्बैंड की आय गिनी जाएगी और उस पर टैक्स जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी। आगे बढ़ते हैं जैन जी, अगला भी ईमेल है हमारे पास ज्योतिका मुंबई से। LIC जीवन साथी पॉलिसी इनके ये खरीदने का प्लान कर रही है। इनफैक्ट इनके एजेंट ने सजेस्ट किया है कि इस पॉलिसी में इनको निवेश करना चाहिए। जानना चाहते हैं आपसे ये पॉलिसी कैसी है, क्या इनको ये पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे? जीवन साथी एक एंडोमेंट प्लान है जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ के आई मीन बोथ देयर लाइव्स कैन बी इंश्योर्ड जी। और जिसकी भी मृत्यु पहले होती हो, जो भी सर्वाइवर है उनको वो अमाउंट मिलता है। सो बिफोर टेकिंग सच पॉलिसीज यू शुड बी क्लियर एज टू व्हाई यू आर टेकिंग इट, क्योंकि एक तो इसमें कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होते नहीं है। So it doesn't make sense to invest in such policies for a long time. बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 20-25 साल के लिए ऐसे पॉलिसीज में निवेश करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट वो देखते हैं कि उनका जो रिटर्न है वो केवल 5-5.5% का होता है, सो विच इज नॉट गुड इनफ। सेकेंड इज कि जो इंश्योरेंस कवर है, अगर आपको बड़ा इंश्योरेंस कवर इसके थ्रू लेना है तो काफी महंगा होगा प्रीमियम जी। सो इफ यू वांट टू जस्ट टेक अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, मेरी राय है कि आप कोई टर्म प्लान चुने। बिल्कुल। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर देख रहे हो
तो ऐसे कई दूसरे विकल्प है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डेट म्यूचुअल फंड्स या इवन सिंपल बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बिल्कुल, which can give you better returns than such policies. So I would not suggest to go in for such a policy. जी बिल्कुल, यानी जो थे LIC जीवन साथी की अगर इन पर्टिकुलर बात करें तो ये जॉइंट लाइफ एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। जिस तरह से जयंत जी ने बताया कि कोई इसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न इस तरह की पॉलिसी में नहीं मिलेंगे। बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पज से आप ये पॉलिसी खरीदनी है। अगर बड़ा रिस्क कवर आपको चाहिए तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान आप खरीद सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आपका पर्पज है तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड्स है या फिर बैंक FDs एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यानी इस पॉलिसी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और आज जितने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे, शुक्रिया जयंत जी शो के साथ जुड़ने के लिए, सभी कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू दीपाली। और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।